Hello everyone. Today we will discuss effect of temperature on resistance और resistivity. ठीक है, तो मतलब resistance और resistivity का ये टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है. ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ने का हम लोग पढ़ेंगे. हमको पहले से अभी हम लोगों ने स्टडी कर रखा है कि R = ml/ne² टॉर्क ये एंड रेजिस्टिविटी फार्मूला इज m/ne² टॉर्क. इसको हम लोगों ने ड्राइव कर लिया है. ठीक है, अब आते हैं हम लोग इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस. अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो देखिएगा कैसे बढ़े रेजिस्टेंस घटता या बढ़ता है. अगर कोई पूछता है आपसे उसका थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं. देखिए पहला इसमें लिखते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये सिंबल बना रहे हैं, ऊपर का एरो का मतलब है इंक्रीज़ कर रहा है, टी का मतलब टेम्परेचर, यहाँ लिख दीजिएगा टी एस टेम्परेचर. ठीक है, तीस टेम्परेचर. देखिए टी अगर इंक्रीज़ किया तो होगा क्या. टी अगर इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो बहुत तेज़ी से के साथ उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर में बहुत तेज़ी से भागने लगते हैं, मूव करने लगते हैं. वेरी फास्ट मूवमेंट इन द कंडक्टर व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस. ओके, जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा बहुत तेज़ मूव करने लगेगा. और आपको हमने एक पढ़ाया था, एक टॉपिक पढ़ाया था रिलैक्सेशन टाइम. एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से जो कोलिजन कर्नल से है उनके बीच के टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. आप खुद बताइए कि अगर इसका मूवमेंट बहुत तेज़ होने लगा यानी रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा ना. यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, यहाँ लिख सकते हो मूवमेंट इन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि टॉर्क डिक्रीजेस. टॉर्क क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. टॉर्क डिक्रीज करेगा. और आर का फार्मूला आपने क्या पढ़ा है, आर अगर इसको ऐसे लिखें ml सब कांस्टेंट मान लें तो 1/, टॉर्क कुछ इस तरह से मिलेगा. अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है तो आर क्या होगा, बढ़ेगा. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो आर इंक्रीजेस. ठीक है, अगर आर इंक्रीज कर रहा है. अब चेक करते हैं इसमें, देखो इसमें भी अगर हम इसको क्या लिख सकते हैं, रोज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, टॉर्क. हमारा देखो इस कंडक्टर में क्या बढ़ रहा है, टॉर्क डिक्रीज कर रहा है. टॉर्क डिक्रीज करने का मतलब रो इंक्रीज करना है. सो रो आल्सो इंक्रीजेस. इसको अपने कॉपी में लिखिएगा, ये आपके वाइवा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थोड़ा सा आपको आज कम ही पढ़ाएंगे, 15 मिनट ही 20 मिनट पढ़ाएंगे, लेकिन आज मेन टॉपिक पे आपको इसको बता देते हैं कि जो वाइवा वाले क्वेश्चन हैं. आर इंक्रीजेस सो रो आल्सो इंक्रीजेस, पुट करिए फार्मूले में आपको मिल जाएगा. अब दूसरा एक फैक्टर इसमें और है, देखो एक मिला ये और एक आते हैं यहाँ से. टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कोलिजन इन इलेक्ट्रॉन होगा. कोलिजन इन इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगा, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आयोनाइजेशन क्या करेगा, बढ़ेगा. आयोनाइजेशन अगर बढ़ता है इलेक्ट्रॉन में, जब आयोनाइज होंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पर चाहे लिख लेना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया. देखो अब यहाँ पर फिर आ जाओ, कहाँ पे आना है हमको, इस फार्मूले में. देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ अगर हम इसमें लिखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस में था, डिनोमिनेटर में था. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोमिनेटर में वो बढ़ा तो इसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा. यानी यहाँ से हमको मिलेगा आर डिक्रीजेस. ठीक है, एंड रो में देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी डिनोमिनेटर में है तो रो क्या होगा, वो भी डिक्रीज कर गया. ठीक है, दोनों फैक्टर से कंपेयर अप करेंगे. एक में हमने कहा कि घटा, एक में बढ़ा, तो अब चेक करना है तो कौन वाला किसका डोमिनेंस रहेगा. देखो आपको पता है किसी भी कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे बात करें नॉर्मल कंडक्टर की तो 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब होता है. यानी 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में 10⁻29 लाखों हजारों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें होते हैं. अब उसमें 100, 200, 1000 इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से कोई इफेक्ट तो बढ़ने वाला नहीं है. तो यही वाला फैक्टर क्या होगा, डोमिनेट करेगा इसको. तो ये वाले को हम क्या करते हैं, काट देते हैं, क्रॉस कर देते हैं. मतलब बताना है इसको
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ेगा, लेकिन इन कंपेयर टू द प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इफेक्ट ऑफ दिस विल बी नेग्लिजिबल। ओके, चलिए आते हैं आगे। समझ में आ गई बात? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड नोट योर इन कॉपी। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब आते हैं, देखो अभी हमने ये जो बताया था इसको नोट कर लीजिए कि ये कंडक्टर के लिए था। किसके लिए? कंडक्टर के लिए, पहला नोट करना। और दूसरा है हमारा, दूसरा क्या है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर का देखिए। अब सेमी कंडक्टर में देखिए, सेमी कंडक्टर में एक चीज़ याद रखिएगा, सेमी कंडक्टर में एट रूम टेम्परेचर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और नेग्लिजिबल। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी ऐसे देन प्रोड्यूस करना। नेग्लिजिबल क्या होगा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल हो गया। अब देखिए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जब नेग्लिजिबल हो गया तो क्या होगा? यहाँ पर उसमें तो लाखों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ नेग्लिजिबल हो गया। तो यहाँ दूसरा वाला केस हम पढ़ेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो कोलिजन बढ़ेगा। दूसरा वाला कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन के बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो देखो ये वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या हुआ? कम हो गया। और यहीं से देखो अगर दोनों, दूसरा पार्ट रेजिस्टिविटी का भी देखो तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, आपको अगर प्रोपोर्शनल लगा के चेक करो सबको हटा के, क्योंकि और कोई फैक्टर है नहीं यहाँ पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस इन वेरी लार्ज नंबर and this is in the formula in denominator, so resistivity decreases and this case will be dominant for semiconductor. Okay, now एक केस और इसमें है, वीडियो को फिर से समझने के लिए बैक करके आप कर सकते हो देखने के लिए। तीसरा केस होता है एलॉय, फॉर एलॉयस। एलॉय में हम लोग लिख लेते हैं, एक होता है मैंगनीनियम कॉन्स्टेंटेंट, इसका नाम ही कॉन्स्टेंटेंट लग रहा है, अभी देखो है क्या ये। और तीसरा है नाइक्रोम। नाइक्रोम के बारे में आप पढ़े होंगे, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। ये तीनों एलॉय ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर के बढ़ाने पर क्या होता है? टेम्परेचर अगर इसमें बढ़ाते हैं तो आर एंड रो अनइफेक्टेड होता है। और इसको ये पाया नहीं जाता, बल्कि इसको हम लोग एलॉय बनाते हैं अपने यूज़ के लिए। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक कि एक अभी आप प्रैक्टिकल जब करोगे एक्सपेरिमेंट तो एग्जामिनर आपसे यही पूछता है, वाई वी यूज़ इन मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, वाई वी यूज़ मैंगनीनियम वायर। तो मैंगनीनियम वायर का इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि बार बार जब बैटरी से हम कनेक्ट करते हैं तो उस वायर में करंट फ्लो होती है, उस वायर का क्या होता है? रेजिस्टेंस, टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, इसलिए हम कॉन्स्टेंटेंट, मैग्नीनियम और नाइक्रोम का वायर लगाते हैं, जिससे उसकी आर और रो क्या होती है? अनइफेक्टेड होती है। अगर कोई ऐसा वायर हमने लगा दिया जिसका इफेक्ट पड़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? एक बार रीडिंग लेंगे, सेम रीडिंग 2 मिनट बाद लेंगे तो रीडिंग क्या होगी? चेंज हो जाएगी। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होगा? फेल हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगनीनियम वायर, नाइक्रोम एंड कॉन्स्टेंटेंट, ये तीनों की प्रॉपर्टी होती है कि टेम्परेचर पे इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब आते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस
ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, इसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, आपको पता होगा, अगर हम टी टेम्परेचर को टी प्लस डी टी कर दें, यानी कि हमको नहीं पता कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, बस चेंज हो रहा है। टी टेम्परेचर से टी प्लस डी टी जब करेंगे तो उसका रजिस्टेंस क्या होगा, आर से, आर नॉट मान लो इनिशियल था, आर नॉट क्या है, आर नॉट इनिशियल टेम्परेचर से डिनोट किया, इनिशियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आर नॉट से क्या हो जाएगा, आर नॉट प्लस डी आर नॉट, ये होगा। ये जो बढ़ा हुआ है इसको आर लिख दो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ से हमको क्या मिला कि जो डी आर हमारा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो डी आर है, डी आर जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है डी टी। इसको लिख सकते हैं, यहाँ से हमको दिख रहा है डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी। तो और एक चीज़ और हमको मिलता है कि डी आर जो रेजिस्टेंस का बढ़ रहा है किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो कितना रेजिस्टेंस उसका पहले था और कितना टेम्परेचर बढ़ा, तो दूसरा डिपेंड कर रहा है आर नॉट पे, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमको मिलता है डी आर, कंबाइनिंग बोथ, डी आर एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डी टी। क्लियर। अब देखो यहाँ पर से इस कांस्टेंट, देखो ये कांस्टेंट का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। इसमें इसका जो कांस्टेंट है लेना है हमको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो भी अल्फा है। तो इस यहाँ इक्वल टू लगा के अल्फा आर नॉट डी टी लिख दिया हमने, ठीक है। इसको एक बॉक्स में बना के रख दिया हमने, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, वेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, वेयर अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, अगर इसको जो डी आर दिया है इसको हम आर नॉट से आर फाइनल में कैलकुलेट कर दें, और यहाँ क्या टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टी इनिशियल से टी फाइनल में कैलकुलेट कर दें, इंटीग्रेट कर दें, तो देखो हमको क्या मिलता है। देखो यहाँ पर आर है, आर आएगा तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इक्वल टू आर नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकल आएगा। अल्फ़ा देखिए कांस्टेंट नहीं है, अल्फ़ा यहाँ पे हर केस में कांस्टेंट नहीं होता है ये, लेकिन आपकी जो ज़्यादातर बुक्स है उसमें ये कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम लोग कांस्टेंट यहाँ लेंगे। लेकिन याद रखिएगा अल्फ़ा कंप्लीटली कांस्टेंट नहीं होता है, कुछ केस में वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। तो आर नॉट अल्फ़ा भी कांस्टेंट और टी आई से टी फाइनल, ठीक है। ये बता दिए, पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब देखो आर फाइनल माइनस आर ज़ीरो इक्वल टू आर नॉट अल्फ़ा, ये हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है। अब इसको मिटा दें। अब देखो यहाँ से हमको मिल गया आर एफ, आर नॉट को इधर लेते जाओ तो आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फ़ा टी एफ माइनस टी नॉट, ठीक है। और यहाँ से आप निकाल लो कॉमन, आर नॉट कॉमन निकालोगे 1 प्लस अल्फ़ा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल रेजिस्टेंस। क्लियर। अब इसी को हम लिख सकते हैं आगे, आर फाइनल इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी को डेल्टा टी लिख सकते हैं, और बुक में आपको डेल्टा टी के फॉर्म में ही शायद लिखा मिलेगा। अब देखो ये हमारा रेजिस्टेंस का एक फार्मूला मिल गया, ठीक है। इसको मिटा दें। अब इसी में आर इक्वल टू रो एल बाई ए वाला फार्मूला लगा दो, तो यहाँ क्या आर फाइनल क्या हो जाएगा, रो फाइनल एल बाई ए इक्वल टू रो आर जीरो है तो रो जीरो एल बाई ए 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, तो यहाँ से एल कट गया, एल ए भी गया, तो क्या मिलेगा, रो फाइनल इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, एंड दिस इज द फार्मूला फॉर रजिस्टिविटी। नोट डाउन।
अब यहाँ से एक कैलकुलेशन और करना है हमको, ले लीजिए फ्रॉम देयर आर फाइनल इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, लिख सकते हैं ना इसको। अब आर फाइनल माइनस आर नॉट इसको इधर ले आएंगे अपान आर नॉट इंटू डेल्टा टी इक्वल टू क्या आया अल्फा, ठीक है, दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा की वैल्यू हमको ये मिल गई। और एक पॉइंट अब याद करने का है आपको, ये तीन चीज़ें हैं, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड एलॉयस। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, किसके लिए, कंडक्टर के लिए पॉजिटिव होगी, सेमी कंडक्टर के लिए निगेटिव होगी और एलॉय के लिए 0 होगी। ये कैसे होगी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अब आता है एक क्वेश्चन जिसको कराने के बाद कंप्लीट कर हो जाएगा हमारा। देखो ये हो गया, एक क्वेश्चन कह रहा है, लिख देते हैं इसको, द रेजिस्टेंस ऑफ अ हीटिंग एलिमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट at room temperature is 27 is in room temperature रूम टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 100 ओम, यानी कि हीटिंग एलिमेंट का रूम टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 100 ओम है। फुल स्टॉप लगाइए। एट व्हाट टेम्परेचर its resistance will be 117 ओम। अल्फा की वैल्यू गिवन है, क्या है 1.7 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड है, पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन में होता है इसका, अल्फ़ा का जो यूनिट होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा, ये गिवन हमेशा रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया है देखो, रूम टेम्परेचर का मतलब इनिशियल टेम्परेचर दिया है, आर नॉट दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टी इनिशियल दिया है कितना दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, टी फाइनल कितना दिया है नहीं पता, यही निकालना है हमको, और आर फाइनल कितना दिया है 117 ओम। हमको क्या निकालना है, अब फार्मूला वही वाला लगा दो। क्या था फार्मूला, आर एफ इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस डेल्टा टी। अब यहाँ पर अल्फ़ा भी होगा, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लो पहले। आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी को टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कर लीजिए, इसको हटा देते हैं। आर फाइनल इक्वल टू ये आ गया हमारा, तो इसको मिटा दें पूरा। इसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे आर फाइनल कितना है 117 इक्वल टू 100, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया था, अल्फ़ा की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁴, टी फाइनल कितना है, टेम्परेचर फाइनल नहीं पता, टी मान लिया, इसको टी माना है ना, इनिशियल 27। इसको देखो सब सॉल्व करोगे हम तो क्या आएगा 117 इक्वल टू 100, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, 100 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴ टी माइनस 27 इंटू 100 से मल्टीप्लाई पूरा होगा ना ये वाला। तो देखो 117 माइनस 100 इधर ले आओ, तो ये हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁴ टी माइनस 27 इंटू 100। अब इसमें से टी की वैल्यू 117 में 100 गया 17 और डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.7 इंटू 10⁻⁴ इक्वल टू टी माइनस 27। इसको जब टोटल जब सॉल्व करोगे, आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना वैल्यू आता है इसका बता देते हैं, 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इस टेम्परेचर पे हमारा आर की वैल्यू जो होगी 117 ओम होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।